तो भाई आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक बायोलॉजी पॉडकास्ट होने वाला है। अब आप बोल रहे होंगे बायोलॉजी पॉडकास्ट क्या होता है? इसके अंदर भाई मैं आपको ना ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना किसी चीज पे पढ़ाऊंगा। मैं जस्ट आपको मैं बोलूंगा, ठीक है? आपको नोट्स अपने सामने रखने हैं, आपको रिवाइज करते हुए चलना है। ये जो है पॉडकास्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई सारे लोग होते हैं जिन्हें रिवाइज करना होता है अपना चैप्टर, पर उन पे इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के रिवाइज कर सके। तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये पॉडकास्ट। जो भैया कहीं पे मतलब ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते भी वो अपना एक चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए। भाई यूट्यूब पे ये सब अभी आया नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार मैं ही लॉन्च कर देता हूँ, मैं ही शुभारंभ कर देता हूँ इसका। ठीक है, तो मैंने भाई शुभारंभ कर ही दिया है। तो आज की इस क्लास में भाई हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं ये नहीं कि एडवांस से पढ़ाऊंगा भाई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मजा आ जाएगा, बस टिके रहना भाई इसके अंदर। ठीक है, आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बिल्कुल कवर हो जाने वाला है। भाई मैं आज की इस वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरा का पूरा तो मैं कवर नहीं करा सकता, बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको मतलब कि पार्ट्स में इसे कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला पार्ट होने वाला है और देखते हैं कि हम कितना कवर कर लेते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। तो भाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में ना सबसे पहली बात आती है कि भाई मैं बेसिक से उठाता हूँ कि बायोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो भाई हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। सो मित्रों, बायोलॉजी में दो वर्ड्स निकल के आते हैं, एक बायो और एक लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब कि लॉजी का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी के करने को, उसको हम लॉजी वर्ड से हम, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइफ क्या होता है? लाइफ होता है भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लॉजिकल प्रोसेस अपने कर पा रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा कि हाँ भाई वो बंदा लिविंग बीइंग है। ठीक है, तो वो एक बायो की कैटेगरी में आता है। सो मित्रों, देखा जाए तो बायोलॉजी में ना दो ब्रांचेस निकल के आती हैं, और एक जोलॉजी निकल के आती है, एक बॉटनी निकल के आती है। जोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और बॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जो भाई इस पूरे के पूरी बायोलॉजी के जो फादर है, जिन्हें पापा ऑफ द बायोलॉजी बोला जाता है ना, उसका नाम है भाई एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल जो है वो एक फादर ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, मतलब कि इन्होंने बहुत कुछ करा है बायोलॉजी के लिए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कह दिया जाता है। ठीक है, एरिस्टोटल साहब को भाई हम फादर ऑफ द मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी हम बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पहले पढ़ते हैं बॉटनी। बॉटनी को हम समझते हैं पहले क्या होती है बॉटनी। बॉटनी जो होती है, बॉटनी के जो फादर थे उसका नाम था भाई, बॉटनी के फादर का नाम था थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस था बॉटनी के फादर का नाम। ठीक है, ये अब समझ लिया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। व्हाट इज अ सेल? सेल सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की। ठीक है, अब लाइफ, इसमें जो लाइफ वर्ड आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें जो लाइफ वर्ड है भाई, वो सेल इज कॉल्ड द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो सेल है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब ये डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, इसको हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर डिफाइनिंग फीचर बता रखा है। ठीक है, तो सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर मतलब कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है तो भाई उसके अंदर सेल का होना अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बताना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है, तो उसके अंदर सेल का होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज मैंडेटरी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल का होना तो भाई मैंडेटरी होता ही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, हमने सेल को समझ लिया। अब सेल में ना एक और वर्ड आता है निकल के, ठीक है, यूनिट। अब इसमें हमने सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला? क्योंकि जस्ट लाइक अ ब्रिक्स इन हाउस, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में जो ईंटें होती हैं, ईंटों को मिला मिला के क्या बन जाता है, एक घर खड़ा हो जाता है भाई, बुर्ज खलीफा खड़ी हो जाती है ईंटों को मिला मिला के। ठीक है, तो जैसे कि ईंटों को मिला मिला के एक घर खड़ा हो जाता है, कुछ भी एक कोई भी एक थिंग, कोई भी चीज़ तैयार हो जाती है ईंटों को मिला मिला के, वैसे ही ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनी होती है। ठीक है, अब समझ आया कि इसे हमें यूनिट क्यों बोला, क्यों ये यूनिट है लाइफ की।
क्योंकि ये जैसे कि जस्ट लाइक अ ब्रिक्स इन हाउस, हमारी बॉडी में सेल्स मिल मिल के एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म को, हमारे बॉडी में सेल्स मिल मिल के पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को ही रेडी कर देते हैं, ठीक है। सेकंड इज आवर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्यों बोला? क्योंकि आवर कंप्लीट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सेल्स। क्योंकि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है, अभी हमने पढ़ा कि पूरी पूरी कंप्लीट बॉडी हमारी किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो भाई ये स्ट्रक्चर भी देती है हमारी बॉडी को, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसे स्ट्रक्चरल यूनिट बोल दिया, ठीक है। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोला भाई? ये देखने वाली बात है। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला क्योंकि ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ बॉडी डन इनसाइड सेल्स, क्योंकि सारे के सारे जितने ही मेजर फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारे सेल्स के अंदर डन होते हैं। भाई साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज भी बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारी की सारी रिएक्शंस, ऑलमोस्ट रिएक्शंस जो होती है हमारी बॉडी की, वो साइटोप्लाज्म में हैपन होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैव मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी पे अब हम उतरे हैं भाई। अभी तक तो बेसिक सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की होती है, हमने वो समझा अभी तक, ठीक है। हर एक वर्ड का हमने मीनिंग समझा है, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है लेक्चर से, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? हेयर वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल डिवीजन ऑफ सेल्स। मतलब कि सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी भी सेल का, ठीक है। स्ट्रक्चर, फंक्शन और कैसे सेल डिवाइड होता है, हम वो सब कुछ पढ़ते हैं किसमें? सेल बायोलॉजी में, ठीक है। फंडामेंटल, बेसिक, अगेन वही बात हो गई। तो अब बात आती है कि भाई ये सेल जो हम कब से बोले जा रहे हैं, हमने इसका मीनिंग भी समझ लिया, तो इस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? हाउ इज इट डिस्कवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में उन्होंने कॉर्क सेल्स में क्या ऑब्जर्व करा, मतलब ही ऑब्जर्व कॉर्क सेल्स। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था? उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व करा था, ठीक है। जब उन्होंने ऑब्जर्व करा अंडर द माइक्रोस्कोप में, उन्होंने कॉर्क सेल को जब ऑब्जर्व करा तो उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, ठीक है। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ठीक है, वैसा उन्हें स्ट्रक्चर दिखा उस कॉर्क सेल में, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो ना हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर था वो एक एम्प्टी कंपार्टमेंट था, ठीक है, जिनको उन्होंने उस टाइम पे नाम दे दिया सेलुला, ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा, बट उन्होंने देखा भाई कि एम्प्टी कंपार्टमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसे सेलुला नाम दे देता हूँ। उन्होंने सेलुला नाम दे दिया। फिर उसके बाद अपने आए रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, ठीक है। रॉबर्ट हुक रोट अ बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया, ठीक है। माइक्रोग्राफिया नाम की उन्होंने एक बुक लिखी है। यूज्ड सिंपल लेंसेज टू वॉच द कॉर्क सेल। उन्होंने भाई बड़े ही सिंपल लेंस का यूज़ करा था कॉर्क सेल को देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक साहब का काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद आए भाई अपने एंटोन वन ल्यूइनहुक साहब। ये कब आए? इन्होंने कब डिस्कवर करा? इन्होंने कब देखा सेल को? इन्होंने भाई 1674 में इन्होंने पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब ने जो ऑब्जर्व करा था वो एक डेड सेल था, बट इन्होंने जो ऑब्जर्व करा था वो एक लिविंग सेल था, ठीक है। ही सॉ लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था। ऑब्जर्व्ड मैनी मोटाइल सेल्स लाइक स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे मोटाइल सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व करा, जैसे कि स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जो प्रोटोजोआ होता है, मतलब उसका प्रोटोजोआ को अगर हम दो पार्ट्स में तोड़े, ठीक है, प्रोटो और जोआ। प्रोटो का मतलब होता है लोअर और जोआ का मतलब होता है एनिमल लाइक, मतलब कि ये एक लोअर ऑर्गेनिजम्स में आप इसको ऐसे बोल सकते हो। बाकी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि प्रोटोजोआ का मतलब जो लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ही कॉल्ड दैम एनिमलक्यूल्स, ठीक है। इन्होंने जो है एंटोन वन ल्यूइनहुक साहब ने क्या इनको, ठीक है, बोला था? एनिमलक्यूल्स बोल दिया था। ये जो इन्होंने ऑब्जर्व करा था
ठीक है, इन्होंने जो ऑब्जर्व करे थे बहुत सारे मोटाइल सेल्स, इन्होंने इसको क्या बोल दिया था, एनिमल क्यूल्स बोल दिया था। ठीक है, उस टाइम पे। फिर उसके बाद अपने आए भाई रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले डिस्कवर करा था किसे, न्यूक्लियस को, इन 1831। ठीक है, बस रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बस डिस्कवर करा था, इनके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स हम पढ़ते हैं। कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ध्यान रहे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि सेलुलर मतलब कि एक सेल, मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे सेल्स। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका जो एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। जो पैरामीशियम होता है ना हमारा, उसका जो फर्स्ट फीचर होता है वो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि पैरामीशियम एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब कि वो अपने एक सेल से ही सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। मतलब कि उसका जो एक सेल है वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर मैनी सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स पे। ये होते हैं भाई मोस्टली फंगस, मोस्टली प्लांट्स और ऑल एनिमल्स। मोस्टली फंगस, मोस्टली प्लांट्स हमें क्यों बोला, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर फंगस भी होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं, बट सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब फंगस, प्लांट्स के बारे में हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, फंगस के बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया, आई होप हो जाना चाहिए। मैंने आराम से सब कुछ क्लियर करा है। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो वो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से सुन सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद बात चली रही थी भाई यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड फीचर है किसका, किसका यूनिसेलुलर का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस एसेंशियल फॉर लाइफ। भाई बस नाम का इस पे एक सेल है, बट इसके एक सेल में इतनी पावर होती है कि ये अपने सारे के सारे जो इसकी बॉडी के जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इजीली। ये मत समझना कि यूनिसेलुलर है तो भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। भाई सब कुछ कर लेता है ये। ठीक है, तो ठीक है, यूनिसेलुलर की बात हो गई। अब एनीथिंग लेस देन अ सेल कांट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली एंड कांट बी कॉल्ड लिविंग। अगर कोई भी इस दुनिया में लेस देन अ कंप्लीट सेल, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है तो भाई वो इंडिपेंडेंटली कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल में वायरस इज नॉट लिविंग। ठीक है, क्योंकि वायरस के पास सेल नहीं होता है। ठीक है, वायरस के पास सेल नहीं होता। ठीक है, यहीं पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की कहानी भी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी में क्या आता है, सेल थ्योरी ना दो लोगों ने मिलके दी थी, स्क्लेडन और श्वान। ठीक है, इन दोनों ने अलग अलग बातें करी थी, अलग अलग इनके, ठीक है, टॉपिक्स थे। तो पहले स्केलेटन को देख लेते हैं। स्केलेटन जो थे वो 1838 में, ठीक है, उन्होंने अपनी जो है सेल थ्योरी रखी थी। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इनका क्या सीन था, इन्होंने ऑब्जर्व्ड मैनी प्लांट्स एंड सेड दैट बॉडी ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच फर्दर मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। मतलब कि इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो प्लांट्स होते हैं वो बॉडी ऑफ प्लांट्स वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कि जो प्लांट्स की बॉडी जो बनी होती है वो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की जो है प्लांट की बॉडी बनी होती है। और वो फर्दर मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जो कि फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना मेरे भाइयों? ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, यही होता है कि इन्होंने यही ऑब्जर्व करा था कि जो प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो सेल्स की बनी होती है, और वो सेल्स जो हैं वो फर्दर टिश्यूज बना लेते हैं। देन बस इतना ही स्केलेटन ने वो ऑब्जर्व करा था। देन उसके बाद श्वान आए थे। ठीक है, श्वान 1839 में, अगले साल ही आ गए थे इनके। ठीक है,
ये बोल रहे थे कैसे यार ये अकेले अकेले दे रहा है सेल थ्योरी, मैं भी आऊं मैदान में कुछ करूं। ठीक है। सो 1839 में श्वान साहब आए थे, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। He observed many animal cells and reported a thin layer around them which is called the cell membrane today। ठीक है, इन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व करा था। ठीक है, स्केलेटन ने प्लांट सेल पे, यानी कि वो बॉटनिस्ट थे तो प्लांट्स पे स्टडी करेंगे ना, अभी तो मैंने बात करी। बॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो भैया श्वान ने, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ओ सॉरी, श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जो है एनिमल सेल को ऑब्जर्व करा था अंडर माइक्रोस्कोप। इन्होंने देखा कि इनके सेल्स के ऊपर जो है एक थिन लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। He then observed plant cells and find out that they have cell wall outer to the cell membrane। बट श्वान जो थे वो थोड़े तेज दिमाग के थे। ठीक है, उन्होंने बोला भाई मैं सिर्फ एनिमल सेल्स की स्टडी करके नहीं रुकने वाला, मैं भाई थोड़ा प्लांट्स को भी मैं ऑब्जर्व करूंगा। उन्होंने प्लांट सेल को उठाया और उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने जब चेक करा तो उन्होंने ये पाया कि अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने चेक करा कि उन्होंने देखा कि जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट है, जिस लेयर को उन्होंने क्या बोला था, सेल वॉल बोल दिया था। ठीक है, एक सेल वॉल नाम की एक लेयर प्रेजेंट है प्लांट सेल के ऊपर। ठीक है, तो भाई फिर स्केलेटन ने की अपनी थ्योरी हो गई, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, श्वान ने अपनी थ्योरी दी। फिर उसके बाद भाई एक इन दोनों ने मिलकर ना एक हाइपोथेसिस दे दी। ठीक है, वो हाइपोथेसिस क्या थी, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने बोल दिया कि जो प्लांट्स की बॉडी होती है, एनिमल्स की बॉडी होती है, वो सेल्स की बनी होती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की बनी होती है। दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इन्होंने मिलके भाई हाथ मिलाया कि चलो हम दोनों हाथ मिलाते हैं और कुछ एक सेल थ्योरी देते हैं भाई तगड़ी सी। तो भाई दोनों ने हाथ मिलाया और फॉर्मुलेट कर दी एक सेल थ्योरी। ऑल इन्होंने सेल थ्योरी में बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो आपने सुन लिया, बट इसका एक ड्रॉबैक निकल के आया है। उन्होंने बोल तो दिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बट दे डिडंट डिस्क्राइब द ओरिजिन्स ऑफ न्यू सेल्स। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि भाई जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, ये तो बताओ। तुमने ये तो बोल दिया कि प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, हो रहा है, बट भैया कैसे न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं भाई, कुछ ये भी बता दो। ठीक है, फिर इन्हीं की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने रुडोल्फ विर्गो साहब आए थे। ठीक है, वो आए, उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया ना जिसको सुनने के बाद भाई सबकी खटिया खड़ी हो गई। सब सोचे यार ये क्या बक दिया यार इसने। ठीक है, इसने बोल दिया भाई ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसने बोल दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो इसका जब मतलब हम देखा हमने, ठीक है, जब साइंटिस्ट ने इसका मतलब देखा कि भाई ये क्या बक रहा है, ठीक है, सॉरी भाई साइंटिस्ट है, बकरा नहीं बोल सकता है। ठीक है, ओमनी सेलुला ये सेलुला, इन्होंने जब देखा कि ये क्या बोल रहे हैं, रुडोल्फ विर्गो साहब जी क्या बोल रहे हैं, तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। मतलब कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, उसके जो पीछे वाला सेल था उसी से बन रहे हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं। तो अगर मैं हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी मैं बताऊं क्या होती है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है से स्टार्टिंग समथिंग विदाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि यार मैं, जैसे कि मैंने हाइपोथेसिस दे दी कि भाई मैं ना प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ये हाइपोथेसिस दे दी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई जो बिल्ली होती है ना वो बिल्ली नहीं होता भाई, वो कुत्ता होता है। ठीक है, मैंने ये हाइपोथेसिस दे दी, बट तो क्या था भाई, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, मैंने कुछ बताया कि भाई बिल्ली कुत्ता कैसे होता है, कुछ मैंने बताया। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं बताया कि भाई बिल्ली कुत्ता होता कैसे है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई। और एक थ्योरी किसे कहते हैं, थ्योरी उसे कहते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस बिकम थ्योरी। हाइपोथेसिस जब एक थ्योरी में कन्वर्ट होती है जब हम उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंटली कुछ समझाए। अगर मैं एक्सपेरिमेंटली समझा दूं कि जो एक बिल्ली होती है वो कुत्ता होता है, ठीक है, जब ये एक थ्योरी बनेगी कि हाँ भाई एक ऋषभ नाम का आदमी आया था, उसने बताया था कि जो बिल्ली होता है वो कुत्ता होता है, उसने एक थ्योरी दी थी, एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ करा था। ठीक है,
तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है भैया हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, आज भैया थोड़ा ओवरव्यू ऑफ सेल को देखते हैं। ठीक है, बाकी जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है वो हम कल पढ़ेंगे। मुझे पता है भाई बोर हो रहे होंगे तुम, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, कवर करूंगा सबको। ठीक है, अब आप तो भाई मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर मैं कवर कर लूं। ठीक है, एक दिन का कंटेंट, फिर आप आधे आधे घंटे का कर करके देखते रहना। ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा बना दूंगा तो फिर आप सबको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो अभी हम इसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं, फिर उसके बाद कल देखेंगे क्या करना है। ओके, सो लेट्स गो। ओवरव्यू ऑफ सेल, जब भाई मैंने एक सेल को देखा, ठीक है, मैंने एक सेल को देखा, मैंने कौन सा सेल लिया एक ओवरव्यू लेने के लिए, एक प्लांट सेल ले लिया। ठीक है, मैंने प्लांट सेल को जब देखा ना, तो प्लांट सेल मैंने देखा कि भाई उसके ऊपर एक, उसके सबसे बाहर जो एक लेयर जो जा रही है वो भाई सेल वॉल है। और सेल वॉल कैसी वो स्ट्रक्चर है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो जो सेल वॉल है वो कैसी स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसकी सेल वॉल के जस्ट अंदर ना एक लेयर जा रही है, उस स्ट्रक्चर को, उस लेयर को मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं सेल मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, या फिर मैं प्लाज्मा लेमा बोल रहा हूँ उसे मैं। ठीक है, और इसे मैं और भी बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ आउटर डीलिमिटिंग बाउंड्री इन एनिमल सेल। मतलब कि एक डीलिमिटिंग बाउंड्री होती है एक एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल के, मतलब कि जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, उसके बाहर एंड उसके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, बट इन प्लांट सेल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इन एनिमल सेल प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द डीलिमिटिंग बाउंड्री। फिर उसके बाद मैंने और देखा यार प्लांट सेल को मैं क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जब मैंने और ऑब्जर्व करा तो मैंने पाया कि यार इसके अंदर ना साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके पूरे के पूरे अंदर के स्पेस में साइटोप्लाज्म भरा होता है। अब साइटोप्लाज्म, भाई क्वेश्चन आएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये एक भैया सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लूइड तो होता ही है ये, बट इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। भाई सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं अभी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। मैंने बताया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही, दिस इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ऑल केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस हेयर। सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहीं पे ही, केमिकल रिएक्शंस यहीं पे ही टेक्स प्लेस होते हैं। इट हेल्प्स टू कीप सेल इन अ लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म ना हो तो भैया केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगी, और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस रुक गई किसी भी सेल में, तब तो भाई सेल लिविंग कैसे होएगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया होगा आपको। देन मैं और अंदर गया तो मुझे दिखा भाई न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस दिखा जो कि सेंटर में था। ठीक है, न्यूक्लियस देखा। अब भाई न्यूक्लियस को मैंने देखा तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस ना कब पूरे पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात याद रखना, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, दिस इज अ डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीच बीच में ऐसे सर्कल सा एक स्ट्रक्चर होता है, और बीच बीच में ऐसे करके इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर देखूं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई क्रोमोसोम। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे भाई कंसेप्चुअल थिंकिंग आ रही है। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर भाई डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिकल मटेरियल होता है, वो इस क्रोमोसोम में पैक्ड होता है। ठीक है, एकदम उलझा हुआ होता है भाई, उलझा हुआ होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम इस डीएनए में पैक हो, मतलब कि उलझा हुआ होता है। या फिर भाई मैं तुझ में उलझ जाऊं, तू मुझ में उलझ जा। ठीक है, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तू बोलेगा कि यार वो मुझ में उलझा हुआ है, मैं बोलूंगा कि तू मुझ में उलझा हुआ है। तो बस यही बात है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने और देखा तो मेरे को दिखा यार माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद मैंने और देखा तो भाई मुझे दिखा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। तो
ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को दिखा भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, आप सबका फेवरेट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, अम, जो न्यूक्लियस की जो पहले तो ये सुन लो कि न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन से ना, ये जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये निकल रहा होता है। ठीक है, ये निकल रहा होता है। ठीक है, और इसके ना कहीं कहीं पे जो है, इस ईआर के कहीं कहीं पे ना क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं आगे। ठीक है, तो जहां जहां पे राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं, उस पार्ट को मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देता हूँ। जहां पे राइबोसोम्स नहीं पहुंच पाए, उस पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देता हूँ। ठीक है, तो इतनी सी कहानी थी अपनी। ठीक है, तो यही है ओवरव्यू ऑफ द सेल। ठीक है, एक सेल में जब एक मैं जो है कॉमन कॉमन सी चीजें ढूंढता हूँ, तो मुझे यही सब कॉमन चीजें मिलती हैं। तो बाकी ओवरव्यू ऑफ सेल तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इसके अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, क्या क्या डाउट है। बाकी आप रिवाइंड करके देखोगे, आपको समझ आ जाने वाला है। ठीक है, सब कुछ, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड करके मैंने बताया नहीं है। ठीक है, सब कुछ मैंने तोड़ तोड़ के ही बताया है, काफी डिटेल में बताया है। तो ओवरव्यू ऑफ सेल तक भाई आप अगर आपको समझ आ गया, तो भाई आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो जाके। एनसीईआरटी रीडिंग करो जाके, और जितने हो सके ओवरव्यू ऑफ सेल तक जितने क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, पीवाई को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन लगा लो ओवरव्यू ऑफ सेल तक। बाकी कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। बाकी जब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, गुड बाय। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे कल विद प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मैं कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की लड़ाई करवाने वाला हूँ। मतलब कि इन दोनों को अच्छे से एकदम निपटा देंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल तक आप जाइए, पढ़िए, खुश रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।